हेलो बच्चों। न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है सारे। और हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सेक्शन 1.1 से सेक्शन 1.6 तक सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हैं। और दो मेन टॉपिक पर हम इस पर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। सो इन दोनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इनके क्वेश्चन भी करेंगे। और इससे पहले हम पहले क्वेश्चन में आए। हम पहले क्वेश्चन से पहले एक दो फॉर्मूले जरूर देखेंगे। हमने कहा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि ऐसे चार्ज जो रेस्ट में, ऐसे चार्ज की स्टडी जो रेस्ट पे है। तो हम ऐसे आवेशों की यहाँ पर स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत यूनिट 1 और यूनिट 2 है। उसी में यूनिट 1 के ये कुछ प्रश्न हैं। हमने कहा एनसीईआरटी से सेक्शन 1.1 से सेक्शन 1.6 तक। तो इसमें दो फॉर्मूले का, पूरे ही क्वेश्चन में केवल दो ही फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं। पहला जो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है Q इज इक्वल टू एन ई। और ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है। और दूसरा फॉर्मूला जिसका हम यूज करने वाले हैं वो है कूलाम के नियम से, जो कि होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों ही फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि सेक्शन 1.6 तक एनसीईआरटी में यही दो टॉपिक्स हैं मेन, विद्युत आवेश और उसके बाद दो आवेशों या दो से ज्यादा आवेशों के बीच में लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स बिटवीन द चार्जेस के लिए एक लॉ दिया गया जो कूलाम ने दिया था, इसीलिए इस लॉ का नाम ही कूलाम्स लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि F इज इक्वल टू क्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और दूसरा हमने कहा Q इज इक्वल टू एन। यहाँ सबको पता है कि Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही F यहाँ पे फोर्स है, दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स। और K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। वैसे ही E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10⁻−19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों ही सेम होते हैं। और Q1 Q2 यहाँ पर चार्ज होंगे, दो चार्ज जिनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, दो से ज्यादा भी चार्ज होते हैं। फिर वहां पर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ता है, या फिर हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत। और आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, आर ये डिस्टेंस है। हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर होता है। यदि दो चार्ज हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच से, दोनों के केंद्रों से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस आर कहते हैं। इसीलिए हम इसे सेंट्रल डिस्टेंस कहते हैं। और फोर्स भी क्या कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या होते हैं फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। मतलब जब हम कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं तो दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। किसी वस्तु के आवेशित होने का मुख्य कारण क्या है। सो हम अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट ऑप्शन है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्रिएशन ऑफ न्यू चार्ज, या प्रोटोनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, न्यूट्रॉनों का, या फिर नए आवेशों का निर्माण। तो क्या आंसर इसका हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये पहले ही पढ़ा है कि जब भी कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकते, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये बताया था ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही जाएंगे, और जो प्रोटॉन है वो नाभिक से बाउंड रहते हैं, मतलब दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई प्रोटॉन नहीं जाएंगे। सिर्फ यदि जाते हैं, ट्रांसफर यदि होता है तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट आंसर क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की ओर आते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ। तो हमने कुछ मटेरियल्स पर डिस्कशन किया था कि कुछ मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, और कुछ डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर होंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं लेकिन चार्ज उनमें ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है सभी को। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम आवेशित कर सकते हैं
लेकिन आवेश प्रवाह उनमें नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? परावैद्युत। तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। हमने कहा था कि उनके कुछ एग्जाम्पल्स में एबोनाइट रॉड हमने पढ़ा, एम्बर रॉड हमने पढ़ा या एम्बर रॉड या मटेरियल, ग्लास हमने पढ़ा, प्लास्टिक हमने देखा और रबर हमने देखा। ठीक है। अब इन सब मटेरियल्स में, ये सारे मटेरियल्स में कॉमन क्या है? ये इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इन मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं या परावैद्युत कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कंघी का या फिर स्केल का। स्केल को तुम बालों से यदि रब करोगे, घिसोगे, तो वो चार्ज हो जाती है, उसमें जो कागज के टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परावैद्युत पदार्थ है। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हमने ये बताया कि फ्रिक्शन के कारण जो स्केल है वो क्या हो गई? चार्ज हो गई। इसीलिए जो अनावेशित कागज के टुकड़े थे वो चार्ज हो गए, मतलब न्यूट्रल थे वो। क्यों? अभी आगे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आएगा उस पर भी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लास, ग्लास भी क्या है? एक परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है। ग्लास इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि इसको जब हम रेशम के कपड़े से या सिल्क क्लोथ से जब हम घिसते हैं तो इसमें कौन सा आवेश आता है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या होगा? क्यों होगा? हमने ये बताया था कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उसमें केवल जो ग्लास रॉड है, केवल यही एक ऐसा मटेरियल है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बाकी सारे मटेरियल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव चार्ज कब हो रहा है? ध्यान देंगे सब इधर, सोए नहीं आप। ठीक है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से चले जाते हैं, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो क्योंकि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देती है। लेकिन किसको त्याग रही है? रेशम के कपड़े को। तो यदि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो जो रेशम का कपड़ा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी में गए। ठीक है, बात समझ में आई? यदि क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया जाए तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेशम के कपड़े में कितना, मतलब सिल्क क्लोथ में कितना चार्ज हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जो देगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? ए। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा गुण है जिससे हमें पता चलता है कि उस गुण को कहते क्या है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये गुण क्या कहलाएगा, बता सकते हैं? ध्रुवता, क्वांटा, सॉरी, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब आवेश की ध्रुवता, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इनको हम क्या बोलेंगे? आवेशों की ध्रुवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट नेम द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने चार्ज को कहा था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है पीएनएसटी नीट वगैरह में नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये एनसीईआरटी में है तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि जिनका इनका श्रेय जिसको जाता है उसका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट है यदि वो चार्ज है या नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज को मेजर करने के लिए हमने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा था। उसको डिवाइस का नाम क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या स्वर्ण विद्युतदर्शी। ठीक है, सो उसमें हमने देखा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज प्राइमरली यूज्ड, किस लिए यूज किया जाता है? क्या इसका आंसर होगा? मेजर करने के लिए होता है क्या? विद्युत धारा मेजर, विद्युत धारा किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। हालांकि वो थर्ड चैप्टर में आएगा, अभी नहीं पढ़ा अपन ने, लेकिन थर्ड चैप्टर में आएगा अमीटर से। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो यही होगा आंसर, है ना? मेजर ऑफ एग्जैक्ट वोल्टेज किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या होगा? जनरेटर। ठीक है, तो इनमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मटेरियल्स विच रेडिली अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड, ऐसे पदार्थ जो आसानी से जिनमें से विद्युत प्रवाहित हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है, क्या कहते हैं? चालक। ठीक है, तो कंडक्टर्स में इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। सेमी कंडक्टर्स में होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब उन्हें एटलीस्ट रूम टेम्परेचर दिया जाए, तब वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में। और डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत में हमने कहा इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकते। बात आती है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेटर? इनमें से कौन सा एग्जांपल विद्युत रोधी का है? स्पेलिंग हिंदी में गलत है, थोड़ा सा साइड कर लेंगे। ठीक है, विद्युत रोधी कौन सा एग्जांपल? ह्यूमन बॉडी? यस सर या नो सर? मान लो तुम्हें करंट लग गया फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं, एग्जांपल, ठीक है, मान लो करंट लगा, किसी को लगा, चलो तुम्हें नहीं, किसी को लगा, तो किसी ने उसको बचाने के लिए वो गया कि करंट लग गया है, उसको पकड़ लिया, तो क्या होगा? उसको भी लग जाएगा। कोई और आया बचाने, उसको भी लग जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो है ये क्या है? कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि हमारा शरीर का 70% हिस्सा किससे बना? वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हम देखते हैं कॉपर, जो मेटल्स है, तो कोई सोचने का अर्थ है नहीं इसमें। अर्थ, पृथ्वी भी, क्योंकि हमने देखा कि अर्थ को क्यों कह रहे हैं, नहीं वो अर्थ ना मेटल है ना नॉन मेटल, लेकिन फिर भी एक मटेरियल है। लेकिन सारे मेटल्स जो है अर्थ में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पानी की टंकियां होती है, तो उसमें एक तड़िक चालक लगाया जाता है ना? ऐसा देखा होगा। ये कॉपर का बना होता है, और ये सीधे जाके कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो उसको पृथ्वी के अंदर क्यों भेज देते? ताकि यदि मान लो फॉर एग्जांपल जब मौसम खराब है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर गई गलती से, मान लो कहीं किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पर, स्थानों में, तो ऊंचे स्थानों में यदि पहुंचती है, तो इससे ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाए? अर्थ में चला जाए। और यदि अर्थ में ऐसा नहीं जाता तो ट्रांसफर ही नहीं होती। मतलब हम ये कह सकते थे कि अर्थ जो है कंडक्टर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, और हमारे घरों में भी जब हम देखते हैं कि एक वायर जो अर्थिंग का होता है, जो 3 पिन जो होते हैं, ऐसे जो हाई वोल्टेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ्रिज ले लो, या फिर माइक्रोवेव्स ले लो, या इलेक्ट्रिक प्रेस ले लो, इनमें जो एक पिन होता है, थर्ड पिन जो होता है ऊपर की तरफ होता है, वो किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए। यदि फॉर एग्जाम्पल कहीं एक्स्ट्रा कहीं करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो तुम्हें ना लगे, लेकिन कहाँ चला जाए? अर्थिंग में चला जाए। तो इससे हम कह सकते हैं अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। लेकिन लास्ट हम देखें नायलॉन, तो नायलॉन जो है वो क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, बाहर आ गई समझ में? ठीक है, नायलॉन के कपड़े भी पहनते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये वही नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इंसुलेटर, अब वापस इंसुलेटर पे ही आते हैं कि जब कोई आवेश को किसी इंसुलेटर पे जब हम ट्रांसफर करते तो क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। स्प्रेड किसमें होता है? मेटल्स में। तो देखो, मेटल बॉल है तो उस पर ट्रांसफर होगा चार्ज, लेकिन इंसुलेटर पे ट्रांसफर नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। स्टेज एट द सेम प्लेस, उसी स्थान पर रहेगा। तो यही आंसर सही होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्लो टू द ग्राउंड, ग्राउंड में चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। डिसअपियर, इंस्टेंटली, तुरंत गायब हो जाएगा, कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ना ही कोई अल्कोहल है, ना ही पेट्रोल है कि गायब हो जा रहा है तुरंत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इससे एट द सेम प्लेस। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? नेक्स्ट, if the sizes of charge bodies are very small compared to the distance between them, they are rated as, मतलब यदि कोई चार्ज है, यदि चार्ज की जो वैल्यू है उनकी दूरियों की अपेक्षा में बहुत कम है, मतलब दूरी बहुत ज्यादा है और चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, मतलब जो दो चार्ज है और उनके डिस्टेंस बहुत ज्यादा है चार्ज के कंपैरिजन में, तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, पॉइंट चार्ज। क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। और कब कहते हैं ऐसा? जब चार्ज बहुत कम हो और उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में आया ना? इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम कंटेन्स 5 चार्जेस। इसका आंसर क्या हो? जल्दी बताएं। चलो सॉल्व करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों की योज्यता, ये पढ़ा था आपने। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो +1 +2 कितना हो गया? +3 हो गया, है ना? अब +3 के बाद में क्या लिखा है? -3। ठीक है, इसको हमने यही ऐड कर दिया समझने के लिए। बाद में क्या लिखा? -3।
तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो यहीं खत्म हो गया। अब बचा गया तुम्हारे पास में +4 और -5, तो कितना हो जाएगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल चार्ज इज टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक कोई हिंदी में विलगित होना चाहिए या वियुक्त भी ठीक है, लेकिन विलगित नहीं कहा, मतलब ऐसा सिस्टम जो अलग रखा हुआ है, उस पर कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे हम सिस्टम को क्या कहेंगे कि ऐसे सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज में क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, टोटल चार्ज हमेशा बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, कंजर्व रहेगा या जीरो रहेगा? बहुत बढ़िया, कंजर्व। क्या होगा, कंजर्व। कंजर्व का मतलब है कि संरक्षित रहेगा, सदैव संरक्षित। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। मतलब जब हम बात करते हैं कंजर्व की या कंजर्वेशन संरक्षण की, मतलब कि वो वैल्यू नहीं बदल रही है। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम ना आवेश को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, केवल हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब जितना चार्ज है उतना ही है, मतलब जीरो है ऐसा नहीं कह सकते हम, तो ये जरूर कह सकते हैं कि कंजर्व है, मतलब सदैव जितना है उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जब हम ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं, इसका अर्थ है कि किसी दूसरे चार्ज का इस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको हमने अलग रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे तुम्हें भी होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब ये अलग से अलग होना चाहिए, तुम्हें बाकी चीज में, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब पढ़ पाओगे, तब रहोगे कंसर्न। समझ में आ गया? हाँ, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज सबको पता होगा क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होगी बताएं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमने बताया था कि ये सबसे छोटा चार्ज है जो कि पॉसिबल है पूरे ही ब्रह्मांड में, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और ये कूलम भी इकाई के बारे में हमने बात की थी, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या थी, स्टैट कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टैट कूलम था, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, या इंग्लिश में स्टैट कूलम इज इक्वल टू क्या था, 1/10 एब कूलम, वहां लिखने की जगह। समझ में आ गया, ABC एब कूलम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, एंड दिस इज नोन एज EMU। EMU मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। समझ में आ गया? लेकिन एक सबसे छोटा जो यूनिट चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.6 ×10⁻⁹ कूलम। और यही सेम चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर भी होगा और प्रोटॉन पर भी होगा। फर्क इतना होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट द चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, सबको पता है ये सबसे पहला फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। Q इज इक्वल टू क्या होता है, N ई। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो अभी वैल्यू हमने पढ़ी पिछले क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻⁹ वही E की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रफली कंस्टिट्यूट चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये डैश है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये 1 कूलम बस है। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं, ओनली 1 कूलम। ठीक, तो 1 कूलम चार्ज में तुमसे पूछा है कि लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा आंसर? देखो, जब कैलकुलेशन करते हैं, ये गलत क्यों है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि भाई Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 कूलम। ठीक है, और Q इज इक्वल टू कितना होता है, N ई। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, N इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन E। तो E की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम से कूलम कट गया। अब जब भाग देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। लेकिन आसान करने के लिए
100 अपॉन क्या कर दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, मतलब यहाँ से हमने एक जीरो इसको दे दिया। डिवाइड करेंगे जब हम 100 बाय 16 तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। पावर यहाँ पर जो है यदि देखोगे तो यहाँ पर 19 है, तो ये नहीं होगा, हालांकि 6.25 है और यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला लगभग, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। तो सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर, ठीक है, क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। मतलब ये वैल्यू तो लगभग में होती है वैसे, लेकिन हालांकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है 6.25, लेकिन क्वेश्चन में लगभग में पूछा है। डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 100 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 6.25 एग्जैक्टली आता है। 10 टू द पावर 18 ये होना जरूरी है। 6 चल जाएगा लेकिन 10 टू द पावर 19 नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, इनका श्रेय जाता है मिलिकन को। तुमने सुना होगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था ये। लगभग 1912 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने जब मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया 1912 में, तो उन्होंने ये पाया कि जो चार्ज है वो क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी आई। मतलब एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने बताया कि यदि कोई चार्ज है तो चार्ज को मतलब जैसे चार्ज की जगह चार्ज, अब चार्ज को तो हम ले नहीं सकते, चार्ज को हम अलग से निकाल नहीं सकते कि चार्ज को हवा में रख दिया, देख भी नहीं सकते चार्ज को, लेकिन उन्होंने इसीलिए क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप लिया। क्या लिया, ऑयल ड्रॉप लिया, तेल की बूंद, ठीक है, वो चार्ज कर सकते हो, उसको चार्ज हम कर सकते हो, उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। एंड जब उसको चार्ज कर दिया तो अब उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा उसका, तो अब एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यदि मान लो कोई तेल की बूंद है और ये एक्चुअली वेट के कारण होता है, ये mg होगा, ठीक है, तो ये वेट के कारण होगा, तो कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मास मतलब द्रव्यमान हो गई, तो इसके कारण क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी तेल की बूंद, आया ना। तो लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया तो एक्सपेरिमेंट में देखा कि इसको हम यदि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दें, तो इससे एक फोर्स यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कहा इन्होंने, एफ ई कहा। तो एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि फॉर्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू नॉट लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो जितना भी इसका चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कहा इस पे जो फोर्स लगा वो कितना हो गया, क्यू नॉट ई हो गया, ठीक है। तो इतना एक अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग गया, एक फोर्स क्या लग रहा है नीचे की तरफ, सुन रहे हैं सभी, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, नहीं आएगा। यही तो एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ रही है? कि वो हवा में ही रह गया, क्यों, तो जितना फोर्स उसको नीचे खींच रहा था उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, तो हवा में रह गया, मतलब बैलेंस हो गया फोर्स, ठीक है, बात समझ में आ जाती। तो ये था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ पे देखते हैं कि एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बड़े स्तर पर जो मतलब ज्यादा चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड बिकॉज, हम क्वांटीकरण को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रीजन होगा चार्ज मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ई, मतलब जो चार्ज है उसका या जो वैल्यू है उसका, जो वैल्यू ई की अपेक्षा, ई मतलब क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ से बहुत ज्यादा जब वैल्यू होती है तो क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है, क्वेश्चन है कि यदि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी एवरी सेकंड, हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 टू द पावर 19। अब आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये देखेंगे भाई कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो चार्ज कितना जा रहा है हर सेकंड, मतलब एक सेकंड चार्ज की हम बात करें तो क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एन ही होता है ना। तो क्यू इज इक्वल टू एन ही जब होता है तो एन कितना दिया, 10 टू द पावर 9 दिया हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना निकल रहा है पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 खुलाम, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 -19 कितना हो जाएगा, -10 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर
10 कुलाम। तो इतना चार्ज जो है हर सेकेंड मूव हो रहा है बॉडी से। तो रफली हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कुलाम। तो लगभग कितना टाइम लगेगा तुम्हें कि तुम जो है 1 कुलाम चार्ज निकल जाए। अभी कितना चार्ज है देखें, ध्यान से पढ़ेंगे कितना चार्ज है। ठीक है, तो पहले हम कितने सेकंड लग रहे हैं ये निकाल लेते हैं। तो टाइम जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना सेकंड हम निकाल रहे हैं, टाइम जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अभी क्या लगभग वैसे ही सॉल्व होगा। 16 एक जीरो ऊपर से ले लेंगे तो ऊपर से कितना 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 100/16 सबको पता है कितना हो रहा है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये सेकंड में है लेकिन आंसर कहीं भी सेकंड में नहीं है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो जब टाइम निकाल रहे हैं तो सेकंड से हमें कन्वर्ट करना है किस में, देखो ऑप्शन काय में दिए हुए, ऑप्शन किस में है, आर में है। मतलब तुम्हें बताना है कि कितने घंटे लगेंगे, तुम्हें ये बताना है कितने घंटे में ये इतने 1 कुलाम चार्ज जो है जाएगा। और कुछ घंटे में है, कुछ दिन में है, कुछ वर्ष में है और कुछ वर्ष में है। मतलब यहाँ पे घंटे में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है ऑप्शन। तो हमें पता करना है कि किस में है। तो इसको हम पहले सेकंड में है, सेकंड से किस में करेंगे, मिनट में, मिनट से किस में करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, आर से फिर हम दिन में करेंगे, फिर दिन से साल में करेंगे। तो इसका जो लगभग आंसर होता है वो लगभग 198 ईयर्स आता है। हालांकि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन लगभग जो है 200 साल लग जाएंगे तुम्हें 1 गुलाम चार्ज निकालने के लिए। तुम शायद 2 पीढ़ियां लग जाए, 3 पीढ़ियां भी लग सकती हैं, तब जाके इतना चार्ज जो है। खाली 1 गुलाम की बात हो रही है, कितने गुलाम की, 1 गुलाम, 200 साल लग जाएंगे इस रेट से। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, सोचो वो भी कितना ज्यादा होता है। मतलब हर सेकंड निकल रहे हैं, और कि चार्ज कितना निकल रहा है, इतना सा। 10⁻10 है ना, तो इसीलिए इतना सा काम, इलेक्ट्रॉन इतने सारे। क्योंकि हमने अभी देखा कि भाई ये 1 कूलम बनाने में ही कितने इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो बहुत कम है। तो 1 कूलम बनाने में कितने 200 साल लगभग लग जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से 200 साल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आप तो मत करिएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। गुलाम अब्दुल्ला said that the electrostatic force when 2 point charge is inversely proportional to, सबको पता है क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K, सभी को पता है SI यूनिट में क्या होगी इसकी वैल्यू, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 9 × 10⁹ यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी एक क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने कि SI यूनिट में बोल दिया, मान लो ये CGS होती तो SI में ये वैल्यू है, CGS होती तो 1 बताया था, कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारी वैल्यू इसमें चेंज करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्थित कूलम स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। और सारी वैल्यू जब रखोगे तो ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सीजीएस में याद रखेंगे के की वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट हम देखते हैं परमिटिविटी तो फ्री स्पेस है, सबको बताया कितना हो जाएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगी इसकी वैल्यू, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस एक्स, क्या होगा ये बताएंगे। दो चार्ज हैं, ठीक है, और एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इनके बीच में कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनको जोड़ने वाली रेखा पर ही लगता है। मतलब आंसर क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर ही। मतलब चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, लेकिन इनको जोड़ने वाली रेखा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है ये, तो इनको सेंटर टू सेंटर जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, एक रेखा ही बनेगी। बात समझ में आ रही है, आया ना।
क्या बनेगी, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, तो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, बात आ जाती है समझ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर द फोर्स इज वास्टली स्ट्रॉन्गर बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे ज्यादा वास्टली, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है अत्यधिक प्रबल कौन सा बल होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी लिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, क्या है, मतलब ब्रह्मांड में लगने वाले अलग अलग बल हैं जो संपर्क में, मतलब बिना संपर्क के लगते हैं, मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। मतलब दो वस्तु यदि कांटेक्ट में नहीं भी रखी, संपर्क में नहीं है, तब भी कुछ बल लग रहे हैं, तो उनमें से हम बात कर रहे हैं। तो उनमें से जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ये दो बोतलें रखी हुई हैं यहाँ पर, तो इनके इधर कुछ ना कुछ मास होंगे, मतलब द्रव्यमान है, इनके बीच में भी कुछ बल लग रहा है, लेकिन अब ये फोर्स क्या कहता है, ये फोर्स ये सॉरी ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि यदि कोई दो मासेस हैं तो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल कभी नहीं करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। मतलब ये लॉ जब दिया गया तो लॉ के हिसाब से फॉर्मूला भी आया, तो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, क्या पढ़ा होगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम ग्रेविटेशन फोर्स निकालें तो दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित, लेकिन अभी इतना वीक फोर्स है कि दो बोतल भी आपस में नहीं चिपक पा रहे हैं, है ना, होना ही चाहिए था कि आपस में अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा हो जाता तो फिर क्या ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर ये लॉ क्यों दिया ही क्यों गया, क्योंकि ये बड़े मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे अर्थ सन मून, इन मासेस के लिए एप्लीकेबल, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा तब जाके ये फोर्स लगता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट, हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वीकेस्ट कौन सा होगा, वीकेस्ट अभी तो कहा हमने गुरुत्वाकर्षण। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, वो यहाँ लिखा ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स पूरे ही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अत्यधिक बल होता है, कौन सा, वो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है नाभिकीय बल, लेकिन ये इसका ड्रॉबैक ड्रॉबैक तो नहीं, लेकिन अब ये होता ही ऐसा है, ये बहुत छोटे ही डिस्टेंस के लिए होता है, नाभिक के अंदर जितना छोटा डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बात आ जाती है समझ में। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ दी, मैं अब इसको इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इसका बड़ा लंबा सा एक सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तुमसे पूछा है एफ ई अपॉन एफ जी, पूछा आता कैसे बता दे रहे हैं। एफ ई क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और एफ जी अभी थोड़ी देर पहले बताया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब तुम्हारे पास में बाकी वैल्यू बची। अब यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह भी आपको जो वैल्यू है किसके बीच में कहा है, कि टू प्रोटॉन्स के बीच में कहा है। दो प्रोटॉन का चार्ज सबको पता है कि कितना होगा, इनमें चार्ज E होगा, तो E स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और मास भी सबको पता होना चाहिए, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हालांकि प्रोटॉन पूछा है, लेकिन ये भी याद रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दूसरा हमने कहा मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और नेक्स्ट हमने कहा मास ऑफ न्यूट्रॉन भी याद रखेंगे, कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मास ऑफ प्रोटॉन रखना है, हालांकि पहले सॉल्व करेंगे तो लगभग 10⁻36 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻36, एग्जैक्टली 1.3 इंटू 10�36 होगा। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से याद रखेंगे कि एफ ई अपॉन एफ जी प्रोटॉन के लिए कितना है, 10⁻36। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या होगा इसका आंसर, यदि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r², और आर की वैल्यू क्या कर दी तुमने, 1/2 आधी कर दी, तो ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, एफ डैश जो है एफ डैश 4 गुना हो जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4f।
ठीक है, इसको रेशो से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर टचेस द चार्ज स्फीयर विथ चार्ज क्यू, द न्यू चार्ज ऑन द टू बोथ ऑफ द स्फीयर विल बी, क्या होना चाहिए आंसर? देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो कि उसमें +4 चार्ज, ठीक है, हालांकि यहाँ क्यू है, इसको हमने किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच करा दिया जो न्यूट्रल था, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, है ना, हमने पढ़ा था ना आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। तो कंडक्शन के कारण क्या होगा, एक चार्ज गया मान लो पहले, तो यहाँ पर जो है एक चार्ज ट्रांसफर हो गया, एक चार्ज इधर चला गया, ठीक है, बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमने कहा कि वापस से एक और चार्ज चला गया, तो यहाँ पर कितने चार्ज हो गए, यहाँ पर वापस से 2 चार्ज हो गए, अब दोनों तरफ 2-2 चार्ज हो गए। चार्ज तब तक ट्रांसफर हो रहा था जब तक एक तरफ ज्यादा था एक तरफ कम था, जब बराबर हो गए चार्ज फ्लो होना कम हो गए। तो मान लो यदि चार्ज Q है तो चार्ज जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में आधे आधे चार्ज नहीं हो जाते, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, Q/2, ठीक है, बात आ जाती है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle of superposition state that the force of on any charge due to number of charges is, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब अलग अलग चार्ज हैं उनमें कुछ फोर्स लगेगा। हमने कूलाम लॉ 2 चार्ज के लिए भी पढ़ा और हमने कहा सुपरपोजिशन भी होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी होता है। तो जो फोर्स लग रहा है सारे फोर्सेस का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी बलों का सदिश योग, ठीक है, इतनी बार आ जाती है समझ में। और एक और क्वेश्चन, ये सभी को पता होगा आंसर इसका, डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्पेसिफिक चार्जेस चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज, आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेश है उनके बीच में कुछ बल लग रहा था, यदि कोई तीसरा आवेश उनके बीच ला दिया जाए तो उसका कोई इफेक्ट होगा क्या उसमें? क्या होगा? अप्रभावित, नो, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड। बात आ रही है समझ में? ये यदि 2 आवेश हैं तो 2 आवेशों के बीच में, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, ये 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत गहरी है, यदि तीसरा व्यक्ति इनके बीच में कलेश उत्पन्न करने की कोशिश करे तो इनकी दोस्ती में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यही है कि हमने कहा कि यदि 2 चार्ज हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लगेगा, बात समझ में आ रही है, जो फोर्स लग रहा था वो लगेगा, यदि तीसरा कोई आवेश आ जाता है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल कुल फोर्स में, टोटल फोर्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है, टोटल फोर्स में, लेकिन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा था वो तो लगेगा, ठीक है, तो आंसर है नो, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हमने कहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन इज कंसिस्टेंट विद कूलम्ब्स लॉ बिकॉज, मतलब ये तीसरे नियम के जैसा क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि जब ये 2 आवेश होते, 2 चार्ज होते हैं तो दोनों एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चार्ज हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स पहला चार्ज दूसरे पर लगा रहा है, उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा। फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में 5 न्यूटन फोर्स है, इसका मतलब क्या है कि Q1 Q2 पर भी 5 न्यूटन लगा रहा है, Q2 Q1 पर भी 5 न्यूटन लगा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये चाहे वो फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, मतलब चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों ही ये बल जो है न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। मतलब न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, लेकिन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो उसने भी उसी उसी तीव्रता से तुम्हें भी थप्पड़ मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना चाहिए। हाँ, आंसर क्या होगा इसका, मतलब बदला नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्या होगा, बल समान और विपरीत, फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तो तुम्हें यह सीखना है, ठीक। आगे 29, व्हेन अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन द टोटल चार्ज क्रिएट्स, क्या होगा इसमें, 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल कितना हो जाएगा, 0। लास्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग इन्वॉल्व्स, मतलब किसी विलगित निकाय में या घर्षण के द्वारा यदि कोई आवेशन की विधि अपन कर रहे हैं, आवेशित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये थे 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चन से। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल है। हमने कहा सेक्शन नंबर 1.1 से 1.6 तक, मतलब विद्युत आवेश और कूलाम के नियम पर आधारित सारे क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।